हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस नाइट पॉलिटी स्पेशल भारत का संविधान। आज हम लोग भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास कर ली है, जिसमें शुरुआत की 3 क्लास में हमने भारत के संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में एक हल्का सा माइंड मैप तैयार कर लिया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हमें वो चीज़ समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों ने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है, शुरुआत की क्लास 1, 2 और 3 को, तो उन्हें भी देख लेंगे। और उसके बाद एक क्लास 4 है, उसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के बारे में सबसे बेसिक से स्टार्ट की गई है। अगर वो आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोगों को इसे समझने में थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, आज संवैधानिक विकास के जो प्रक्रिया है उसके आज हम लोग क्लास 5 करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने क्लास 4 कर ली है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा करके चेकआउट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1833 का एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, फिर भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से पहले मैंने बात की थी 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में। तो 1813 का चार्टर एक्ट को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो 1833 का चार्टर एक्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने का एक चार्टर लेकर आई थी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, और भी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर के साथ भारत में आई। और लेकिन शुरुआत में तो वो व्यापार ही कर रही थी, लेकिन भारतीय राजाओं के फूट और आपसी मतभेद को उन्होंने फ़ायदा उठाया, और उस फ़ायदा को उठा करके वो धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था भारत में। अर्थात भारत में जो कंपनी लेकर आई थी एक चार्टर कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत में वही व्यापार कर सकते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया था। अर्थात इंग्लैंड की अब जितनी भी कंपनियां थीं, अब वो भारत में व्यापार कर सकती थी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, अन्य इंग्लैंड की कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती हैं। तब हम लोग आगे चलते हैं, 1837 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं अब, कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उसने नहीं लेकर आया था चार्टर एक्ट। उस एक्ट में उसने ये भी लाया था कि चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार के लिए आ रही थी, एलिजाबेथ के से एक चार्टर लेकर के कि सिर्फ और सिर्फ भारत में वो व्यापार करेंगे, तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, चीन के साथ भी एकाधिकार के चार्टर को लेकर आ रही थी। अर्थात भारत और चीन, इन दो देशों में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। अर्थात इंग्लैंड की और कोई भी कंपनी भारत और चीन में व्यापार नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के समाप्त कर दिया गया। मतलब 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें समाप्त कर दिया गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो चीन के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1813 में सिर्फ इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, ना कि चीन के। लेकिन 1833 का जो एक्ट आया था उसमें भारत का तो समाप्त हो ही चुका था। 1833 में चीन के साथ भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी चीन में भी व्यापार करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर चाय का ही व्यापार करती थी चाइना के साथ, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी कंपनी इंग्लैंड की भारत में और चीन में दोनों में व्यापार कर सकती है।
तो यही था 1833 का चार्टर एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला बिंदु। उसके बाद एक बिंदु ये है कि भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अर्थात इसका मतलब हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जब भारत में प्रेसिडेंसियाँ थीं और सभी प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर होता था, लेकिन उसके बाद 1773 का जब रिएक्टिंग एक्ट आया था, तो उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसको सभी प्रेसिडेंसियों का हेड बना दिया गया था, उस बंगाल के गवर्नर को, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन जब 1833 का एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को वो नाम समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। और इसी के साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। हमने समझ लिया कि पहले बंगाल का जो गवर्नर था वही बाकी सब प्रेसिडेंसियों का भी गवर्नर यानी कि हेड होता था। लेकिन 1833 का जो एक्ट आया उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम ना इस्तेमाल करके अब भारत का गवर्नर जनरल इस्तेमाल किया जाने लगा नाम, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद 1833 के एक्ट में एक ये भी बात सामने आई थी कि भारत में एक विधि आयोग बनाया जाएगा। तो उसी चार्टर के बात को अमल करते हुए 1835 में एक विधि आयोग बनाया गया, और विधि आयोग का जो अध्यक्ष था या फिर प्रथम जो सदस्य था गवर्नर जनरल के परिषद में, वो था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही 1835 में भारत में पहला विधि आयोग बनाया गया था। ये 1833 की महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने देखी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब बात आती है 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में, कि नियुक्तियां अब प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाने लगी थी। अब इसका मतलब क्या होता है? तो हमने पहले ही बात की थी 1813 के चार्टर एक्ट में कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के लिए व्यय की जाने लगी थी। जब भारतीय लोगों के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के रूप में खर्चा किया जाने लगा, तो भारतीय जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उन्हें नियुक्तियां भी दी जानी चाहिए। और वो नियुक्तियां किस प्रकार होंगी? वो पारदर्शी होंगी, और उस पारदर्शी को बनाए रखने के लिए इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा लेने का निर्णय किया था। 1853 का चार्टर एक्ट में यही एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी थी। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। अब बात आती है भारत शासन अधिनियम 1858। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अधिनियम था और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1857 में हमने अपने देश के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम को देखा था। भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह 1857 में ही बाहर आया था। तो जब 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों ने किसी तरीके से दबा लिया, तब सबसे पहले 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित किया था, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी जो है उस समय की विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र को पढ़ा, और उस घोषणा पत्र में लिखा था कि भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया है। अर्थात भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश जो सरकार है वो जो इंग्लैंड में है उसके हाथों में दे दिया गया है। ये सबसे पहली घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने क्लास 1 में भी जाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में शासन दे दिया गया था भारत शासन अधिनियम के बारे में। ये सबसे पहली चीज़ आती है। और हमने ये जाना था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ भारत में व्यापार कर रही थी, बाद में उसने भारत में शासन करना शुरू किया। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी ही थी, उसका मूल उद्देश्य तो भारत में व्यापार करना था, लेकिन यहाँ के राजाओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर उसने भारत पर शासन या फिर आधिपत्य जमा लिया। लेकिन उसे पूरी तरीके से नहीं पता था कि शासन किस तरीके से किया जाता है। तो भारत का शासन को देखने के लिए और व्यापार को देखने के लिए
ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। अर्थात भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम यह था कि एक का काम था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार को देखना, जबकि दूसरे का काम यह था कि भारत में शासन व्यवस्था को देखना। ये इन दोनों का काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और इसी के साथ हमने ये भी जाना था, ये जो एक्ट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आया था, और इसी के साथ भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में कोई तकलीफ ना हो। तब आगे बात करते हैं कि कह रहा है जैसे भारत का शासन भारत परिषद को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष भारत मंत्री या भारत सचिव कहलाया। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ले लिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में गया, तो वहां पर एक भारत परिषद नाम की एक पहली बात तो भारत मंत्री एक बनाया गया, जो कि जैसे जिस तरीके से हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री होते हैं, उसी तरीके से भारत के शासन को देखने के लिए एक भारत मंत्री बनाया गया था। और या फिर इनका एक और नाम था, भारत सचिव कहा गया। और ये सभी जो थे वो भारत परिषद के अंडर में आते थे। भारत परिषद और भारत मंत्री के कार्यों में सहायता देने के लिए भारत मंत्री जो थे वो इंग्लैंड में रहते थे, और भारत में भारत मंत्रियों की सहायता के लिए वायसराय को दिया गया इनका काम करने के लिए। ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसमें गवर्नर जनरल का फिर से नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। तो अगर हम लोग सीक्वेंस से देखें तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद फिर 1833 का जो एक्ट आया था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसके बाद फिर 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ये बातें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तब यहाँ बात आती है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 1861, और हमने पहले ही बात की थी पहले क्लास में कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सोचा था कि भारत में संविधान जो निर्माण किया जाएगी अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए, तो 20-20 सालों पर इसमें कुछ कुछ संशोधन किया जाएगा। लेकिन 1858 के बाद ये तुरंत 1861 में अधिनियम किस तरीके से बन गया जी, चूंकि ये 20 साल तो नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भारत में भारतीयों के अंदर अभी भी अंग्रेजों के प्रति द्वेष है, गुस्सा अभी भी अंदर फूट रहा है, और आगे 1857 की घटना ना हो, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस प्रकार की घटना आगे ना हो, इसे दबाने और दूर करने के लिए वो सबसे पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम लेकर के आए। इस अधिनियम में सबसे पहले भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। हर एक चीज़ों के लिए, हर एक विषयों के लिए अलग अलग विभाग की शुरुआत की गई। ये पहली चीज़ हुई। और भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ। ओह, ये इंग्लिश में आ गया है, इसे आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तब यहाँ बात आती है भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म। तो देखिए, हमने बात की कि इंग्लैंड में भारत के कार्यों को देखने के लिए एक भारत मंत्री था, और भारत में भारत के कार्यों को देखने के लिए वायसराय था। और वायसराय के जो कार्य थे इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया था। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ वायसराय, यहाँ तक आप लोग समझ जाएंगे मुझे लगता है। और 2 भागों में बांट दिया गया। एक थी कार्यकारिणी, और दूसरे की बात करूं तो वो थी विधायी परिषद। ये 2 थे जो वायसराय की अब सहायता करने के लिए थे। और इसमें निर्णय लिया गया कि विधायी परिषद में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद जो समिति थी और एक विधायी परिषद थी, तो इस विधायी परिषद में 5 लोग रहेंगे, 5 सदस्य रहेंगे, जिसमें एक व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति जो है वो होगा
भारतीय, ये भारतीयों को एक तरीके से आक्रोशित होने से बचाने के लिए था, ताकि भारतीय को अगर भारतीयों को कुछ सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए तो शायद वो अंग्रेज़ों के प्रति द्वेष को कम रख सकें। ये एक तरीके से मैं मानूँ तो लॉलीपॉप था जो भारतीयों को दिया गया था। तो 5 सदस्य प्लस एक भारतीय विधायी परिषद में रहेगा गवर्नर के, लेकिन वो जो एक सदस्य होगा वो वायसराय के स्वयं के विवेक के अनुसार चुना गया व्यक्ति होगा। ये इस अधिनियम के अंतर्गत आया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम से पहले मैं बात करना चाहूँगा 1861 का परिषद अधिनियम में एक चीज़ जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी है कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर है भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए 1861 का जो अधिनियम आया था इसके अंतर्गत वायसराय को ये पावर दी गई थी कि वायसराय जो है प्रांतों में, मतलब कि भारतीय राज्यों में जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे उसमें विधान परिषद की स्थापना करी जाए तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाए उस राज्य की देखभाल और विधि व्यवस्था को देखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाए प्रांतों में, और प्रांतों में एक विधान परिषद की स्थापना की जाए। और वो कौन कौन से प्रांत थे जिनमें विधान परिषद की स्थापना की गई थी? वे थे पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र अर्थात पंजाब के साइड का एरिया, और प्लस पंजाब में भी नई परिषद का गठन हुआ था। इसीलिए इस ये जो टॉपिक है उसमें मैंने लिखा है भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल प्लस पंजाब प्लस उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, अर्थात जैसे अगर हम मैप में देखें, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो इधर के जो एरिया थे उधर भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था वहाँ के विधि व्यवस्था को देखने के लिए। तब आगे बात करते हैं हम भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो भारत परिषद अधिनियम में सिर्फ एक बात हमें ये देखनी है जो आई है कि निर्वाचन पद्धति आरंभ की गई। इसका मतलब क्या होता है? तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि वायसराय के कार्यों को देखने के लिए दो प्रकार की थी, एक कार्यकारिणी समिति थी और एक थी विधायी परिषद। और विधायी परिषद में एक भारतीय था, लेकिन और इसमें सदस्य कितने हो सकते थे? 6 से 12 सदस्य हो सकते थे। मिनिमम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य, तो 12 सदस्य हो सकते थे। और अब इस 12 सदस्यों में से एक इस अधिनियम के तहत ये भी लाया गया कि 2/5 सदस्य इसमें भारतीय होंगे, अर्थात विधायी परिषद मतलब जो कानून बनाने वाली जो संस्था थी उसमें 2/5 सदस्य भारतीय होंगे। ये इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन इसमें यह भी बात कही गई थी कि इन सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, लेकिन कहीं भी किस प्रकार का निर्वाचन किया जाएगा इसकी बात नहीं की गई थी। हालांकि भारतीय सदस्य चुने भी गए थे, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई थी कि किस तरीके का चुनाव किया जाएगा, क्या प्रत्यक्ष किया जाएगा या अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की क्लियरिटी नहीं दी गई थी। बस ये था कि विधायी परिषद में 2/5 सदस्य भारतीय होंगे जो कि चुनाव के जरिए आएंगे, और किस प्रकार का चुनाव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसके बारे में बात नहीं की गई थी। तो हमने अभी तक से देखा, शुरू से अगर हम लोग बात करें तो हमने आज देखा 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में हमने देखा कि चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1835 के में एक विधि आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। ये था 1833 के एक्ट के बारे में। फिर हमने बात की 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें नियुक्तियां प्रतियोगिता के आधार पर की जाने लगी।
उसके बाद हमने बात की भारत शासन अधिनियम 1858 का, जिसमें हमने बात की बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो था समाप्त कर दिया गया था। और भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था, मतलब ब्रिटिश संसद में चला गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। और लॉर्ड कैनिंग, ये बातें आप लोगों को जाननी ज़रूरी है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बना था। वो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया और वायसराय नाम दिया जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल साहब वायसराय बन गए। तो एक सवाल ये आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो सब इसका उत्तर यही हो जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने बात की भारत परिषद अधिनियम के बारे में कि इसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की गई और भारत में विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। उसके बाद हमने बात की निर्वाचन पद्धति आरंभ की होने के बारे में कि 2/5 जो भारत वायसराय की जो समिति है विधायी परिषद, उसमें 2/5 सदस्य भारतीय होंगे, जो कि चुनकर आएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसमें किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई थी। तो इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी की तरह और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।